हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाल पांडे एजुकेशन। फ्रेंड्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो जो कि टेंस की 26th वीडियो थी और टेंस की लास्ट वीडियो थी, उसमें हमने कहा था कि हम टेंस की 1 शॉर्ट वीडियो अपलोड करेंगे यदि आप कोई कमेंट करेगा, कोई भी बच्चा। तो कुछ बच्चे कमेंट किए थे, इसलिए हमने ये वीडियो बनाई है। तो बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे टेंस के बारे में। टेंस के सारे एग्जांपल हमने लिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, मतलब कि प्रेजेंट टेंस के बारे में पूरा डिस्कस किया है, पास्ट टेंस के बारे में और फ्यूचर टेंस के बारे में। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा टेंस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा फिर भी क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए हमने लेक्चर्स जो बनाए हैं वो देखे रहेंगे आप, और बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर, यानी कि सब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं, वर्ब कैसे फाइंड करते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तभी तो आपको ट्रांसलेशन का रूल जो हमने लिखवाया था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, तो ये सब चीज़ें आपको तभी समझ में आएगी जब आप बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर पढ़े होंगे। तो इसीलिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा फ्रेंड्स, बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर का। वो सारी वीडियो आप चेक कर लीजिएगा जाके एक बार, और टेंस का भी प्लेलिस्ट का लिंक मैं ऐड कर दूंगा। तो बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट से सबसे पहले स्टार्ट किया फ्रेंड्स, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया है, यह लड़का पतंग नहीं उड़ाता है, ठीक है। अब देखिए, मैं यहाँ पे रूल, और जैसे कि मैंने जब वीडियो बनाई थी टेंस में, तो उसमें मैंने क्या किया था कि आपको पहचान बताया था सबसे पहले, और उसके बाद क्या किया था, रूल बताया था, उसके बाद एग्जांपल्स लिए थे। लेकिन हमने यहाँ पे डायरेक्ट एग्जांपल लिया, क्यों? क्योंकि हम सब कुछ पढ़ा चुके हैं, और फिर भी हम यहाँ पे आपको सब बताते चलेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, अदर्स क्या है और वर्ब क्या है, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपका है, यह लड़का पतंग नहीं उड़ाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिस बॉय क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है, अफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। लेकिन जब नेगेटिव आता है तो सब्जेक्ट, फिर डू या डज, उसके बाद नॉट, ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स होता है, ठीक है। तो डू या डज की बात हम कर लेते हैं, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज का यूज़ करते हैं। तो डज का यूज़ हम कब करते हैं, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है, और डू का यूज़ कब करते हैं, जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है। तो चूंकि सब्जेक्ट हमारा बॉय है, सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे हमने डज का यूज़ किया, ठीक है। तो ये चीज़ कंफर्म हो गई। उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग हमने नॉट का यूज़ किया। फिर रूल क्या कहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उड़ाना का क्या होता है, फ्लाई। फिर रूल के अकॉर्डिंग हमने ऑब्जेक्ट लाया, क्या उड़ा रहा है भाई, तो काइट। तो पतंग क्या हो गई, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गई। और उसके बाद रूल कहता है अदर्स लाइए। तो चूंकि वाक्य में जब कुछ बचा ही नहीं, सबका ट्रांसलेशन हमने कर लिया, तो अदर्स कुछ भी नहीं है, इसलिए हमने स्टॉप कर दिया। और इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो गया, दिस बॉय डज नॉट फ्लाई द काइट, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, एग्जाम्पल देखिए आपको बताया, और रूल का भी रिवाइज हमने करा दिया। और पहचान इसकी यही होती है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये सब आता है, वो क्या होते हैं, वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं, ठीक है। तो इस वाक्य के अंत में देखिए ता आया था, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं, तो इस वाक्य के अंत में भी देखिए ते है आया। हमने कहा ना कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आता है, वे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। अब देखिए, ये हमारा जैसे हमने अफर्मेटिव बताया था, नेगेटिव बताया था, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ऐसा ही करके मैंने सब में बताया था। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया तो उसमें भी ये चारों चीज़ें बताई हमने, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाया उसमें भी चारों चीज़ें बताई, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा, यानी कि जितने भी टेंस में हमने पढ़े सब में हमने ऐसे ही पढ़ाया है। तो इसलिए हमने एग्जाम्पल ऐसा ऐसा लिया है ताकि आपकी मतलब कि जितने भी टॉपिक हैं, जो भी ट्रांसलेशन का रूल था, सब कवर हो जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, बस आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए, उसके बाद आपका टेंस पूरा क्लियर हो जाएगा। तो है, क्या पंछी आकाश में नहीं उड़ते हैं? तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमने क्या बताया था कि जब वाक्य क्या से स्टार्ट होता है तो हम WH का यूज नहीं करते हैं। WH का मतलब फ्रेंड्स कि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द जैसे होते हैं कि वाट हो गया, होम हो गया, विच हो गया, ठीक है, वाई हो गया, वेयर हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, WH, मतलब स्टार्ट चूँकि WH से हो रहा है इसलिए हम उसको WH कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसका ट्रांसलेशन का रूल क्या होता है, WH होता है, फिर होता है डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, फिर होता है, अगर इंट्रोगेटिव केवल है तुरंत वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ला देंगे। अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि इंट्रोगेटिव भी है उसमें नेगेटिव भी है, तब रूल क्या होता है, ये वाक्य जो है एक्चुअली में आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द भी है और नहीं भी है इसमें। तो इसका रूल क्या हो जाएगा, WH, फिर डू या डज, उसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर्स। तो यहाँ पे चूंकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं,
तो इसलिए हमने इन द स्काई डायरेक्ट अदर्स का यूज़ कर दिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो देखिए यहाँ पे डब्ल्यू एच का यूज़ हमने नहीं किया। अब डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा बर्ड्स यानी कि प्लूरल है। तो हमने कहा ना, इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हमने क्या कहा कि डू का यूज़ कब करते हैं, जब सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं प्लूरल होता है, और डज का यूज़ कब करते हैं, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो हमने यहाँ पे डू का यूज़ किया। तो इसलिए यहाँ पे डू द बर्ड्स, उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग नॉट का यूज़ हमने किया, और फ्लाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट लाना है, तो चूंकि वाक्य में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसलिए हमने अदर्स ला दिया डायरेक्टली इन द स्काई और क्वेश्चन मार्क कर दिया। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो गया, डू द बर्ड्स नॉट फ्लाई इन द स्काई। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया ना फ्रेंड्स, क्या का ट्रांसलेशन हमने वाट यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, मतलब कि डब्ल्यू एच का यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि वाक्य क्या से स्टार्ट है, और यही अगर क्या वाक्य के बीच में आता, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम डब्ल्यू एच यानी कि वाट का यूज करते क्या के लिए, क्योंकि क्या का ट्रांसलेशन वाट होता है, तो इसलिए हम वहाँ पे वाट का यूज़ करते हैं। बट जब वाक्य क्या से ही स्टार्ट होगा तो डू का मतलब कि जो भी होगा हम डब्ल्यू एच का यूज़ नहीं करेंगे। तो इसीलिए अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं, जो पढ़ा होगा हमारा सारा लेक्चर बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर शुरू से जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उसको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। लेकिन आई होप जो अभी भी जुड़ा हुआ इस वीडियो के साथ, उसको भी ज़्यादा बेटर समझ में आए। अगर ना समझ में आए तो पिछले मतलब कि डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक ऐड कर दूँगा, जाके लेक्चर्स को देख सकता है, ठीक है। तो चलते हैं आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ। उसमें हमने 2 एग्जांपल लिया, तो 4 टॉपिक आपको कवर कर दिया, यानी कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, चारों के चारों कवर हो गए। अगर जैसे कि नेगेटिव आपका नहीं रहता है, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो वहाँ पे नॉट नहीं लगाएंगे, और जब नेगेटिव आ जाएगा तो यहाँ पे देखिए हमने नॉट लगा दिया, ठीक है। अगर यही अफर्मेटिव रहा होता कि यह लड़का पतंग उड़ाता है, तब हम डज नॉट यहाँ से हटा देते, क्या कर देते, दिस बॉय फ्लाइज द काइट हो जाता, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस, ई एस या फिर आई एस का भी यूज हम करते हैं। ये भी सब कुछ हमने बता दिया फ्रेंड्स, कि कौन से वर्ब के साथ यस का यूज़ करेंगे, कौन से वर्ब के साथ ई एस का, और कौन से वर्ब के अंत में आई ई एस लगाते हैं। तो ये हमने बताया था कि अंतिम अक्षर वाई हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटाकर हम क्या करते हैं, आई ई एस ऐड कर देते हैं फ्रेंड्स। तो अगर अफर्मेटिव रहता है फ्रेंड्स, तो क्या कर देते हैं हम, दिस बॉय फ्लाइज द काइट, ठीक है। तो चूँकि नेगेटिव है तो डज नॉट यहाँ पे लगा गया है बस, ठीक है। और ऐसे ही इसमें सेकंड वाले एग्जांपल में अगर केवल इंट्रोगेटिव रहता तो हम नॉट यहाँ पे यूज़ नहीं करते, और यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो हमने नॉट का यूज़ कर दिया बस। तो इसीलिए हमने लास्ट वाला लिया था कि उसका पहले वाला भी समझ में आ जाए, नेगेटिव लिया ताकि अफर्मेटिव आ जाएगा समझ में, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव डायरेक्ट ले लिया है ताकि आपको इंट्रोगेटिव समझ में आ जाए, ठीक है। अब चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान सबसे पहले देख ले, आपको हम रिवाइज करा देते हैं कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आता है, वो क्या कहलाते हैं, आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया है, ये लड़के स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो देखिए अब रूल मैं इसी में बताते चलूँगा आपको। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट का ट्रांसलेट किया, तो यहाँ पे दीज बॉयज़ आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट आप देखिए यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, क्योंकि बॉयज़ है, ठीक है। तो इसके साथ उसके बाद रूल में होता है कि सब्जेक्ट लाइए आप, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, मतलब कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही इज एम आर का यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ एम का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज का यूज़ करेंगे, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर का यूज़ करेंगे। तो हमें यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल था तो हमने आर का यूज़ किया। उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग निगेटिव वाले अफर्मेटिव में नॉट का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर निगेटिव आ जाए तो नॉट का भी यूज़ कर देंगे आर के बाद। तो हमने आर के बाद यहाँ पे इज एम आर के बाद नॉट का यूज़ कर देते हैं, तो यहाँ पे हमने नॉट का यूज़ कर दिया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी इसमें ऐड करते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। तो जाना का क्या होता है, गो, और गो में हमने आई एन जी ऐड किया तो क्या हो गया, गोइंग हो गया, ठीक है। उसके बाद टू स्कूल, उसके बाद क्या होता है आपका रूल कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, ऑब्जेक्ट अदर्स होता है, तो हमने यह ट्रांसलेशन कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो गया, दीज बॉयज़ आर नॉट गोइंग टू स्कूल। अगर यहीं पे अफर्मेटिव रहता है कि ये लड़के स्कूल जा रहे हैं, तब हम यहाँ पे नॉट का यूज़ नहीं करते। तो अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों चीज़ समझ में आ गई। अब सेकंड एग्जांपल से हम इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव समझ लेंगे, ठीक है। सेकंड एग्जांपल हमने लिया है, तुम क्या कह रहे हो।
तो पहचान तो सही है कि रहा है, रही है, रहे हैं या फिर ये सब होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। अब इसका रूल क्या कहता है इंट्रोगेटिव का कि सबसे पहले WH यानी कि यहाँ पे क्या है तो क्या, देखिए हमने कहा था कि जब वाक्य के बीच में क्या आएगा तो हम उसका ट्रांसलेशन करेंगे, WH का यूज करेंगे। अगर वाक्य क्या से स्टार्ट होगा तब नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे वाक्य के बीच में है तो हम इसलिए हमने यहाँ पे क्या का ट्रांसलेशन किया यानी कि WH का यूज किया। तो यहाँ पे व्हाट हो गया, उसके बाद हम इज एम आर लाएंगे। तो इज एम आर आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पे तुम यू के साथ हम आर का यूज़ करते हैं, आप सबको पता होगा। तो यहाँ पे हमने आर का यूज़ किया। तो आपका क्या हो गया, रूल इसका क्या होता है कि WH इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर्स। तो चूँकि यहाँ पे देखिए हमने सब्जेक्ट का यूज़ किया यू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING सेइंग कर दिया, और ऑब्जेक्ट और अदर्स इस वाक्य में नहीं है तो हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया इसीलिए। और इसका ट्रांसलेशन हो गया व्हाट आर यू सेइंग। ठीक है, अगर इसी में फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव यानी कि नॉट का भी यूज़ करना होता तो हम क्या करते, व्हाट आर यू नॉट सेइंग। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज़ कर देते बस। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या करते हैं व्हाट आर यू नॉट सेइंग, और ऑब्जेक्ट रहता तो ऑब्जेक्ट ला देते लास्ट में, उसके बाद अदर्स ला देते। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यू के बाद यानी कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हमारा ख़त्म। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान हमने बताया था, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि आए वो क्या होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने लिखा है यहाँ पे मैं अपना गृह कार्य नहीं कर चुका हूँ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया आई, उसके बाद हमने कहा था रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, उसके बाद हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। हैज़ हैव किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट यदि आपका सिंगुलर है तो हैज़ का यूज़ होगा, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो हैव का यूज़ होगा। तो यहाँ पे आई के साथ आप सबको पता होगा कि हैव का यूज़ करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे हैव का यूज़ किया। तो इस तरह से आई हैव, उसके बाद अगर अफर्मेटिव होता है तो नॉट का यूज़ नहीं करते हैं, बट यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नहीं आ गया वाक्य में, तो इसलिए हमने हैव के बाद नॉट का यूज़ किया। फिर रूल के अकॉर्डिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं हम। तो यहाँ पे डू डिड डन होता है तो हमने डन का यूज़ किया। उसके बाद क्या नहीं कर चुका हूँ, तो अपना गृह कार्य, तो माई होमवर्क यहाँ पे क्या हो गया फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद अदर्स का यूज़ करते हैं तो अदर्स कुछ भी नहीं है तो हमने स्टॉप कर दिया, यानी कि आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैव हो गया, हैज़ हैव में से हैव का यूज़ हमने किया, फिर नॉट का यूज़ किया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया, फिर हमने माई होमवर्क ऑब्जेक्ट का यूज़ किया, और अदर्स कुछ भी नहीं है, और इसका ट्रांसलेशन हो गया आई हैव नॉट डन माई होमवर्क। ठीक है, तो रूल इसका क्या बना फ्रेंड्स कि सब्जेक्ट, हैज़ हैव, उसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर्स। अब इंट्रोगेटिव को देख लेते हैं, एक सेकंड एग्जांपल इसका, क्या सूरज पूरब में नहीं निकल चुका है। तो हमने कहा ना फ्रेंड्स कि जब वाक्य क्या से स्टार्ट होगा तो WH का यूज़ नहीं करेंगे, यानी व्हाट का यूज़ नहीं यहाँ पे हम करेंगे। तो अब आपको ये भी देखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हैज़ हैव का यूज़ करेंगे, WH के बाद हैज़ हैव आएगा, तो हैज़ हैव अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो सन है तो सन यहाँ पे सिंगुलर है तो हमने हैज़ का यूज़ किया। तो रूल इसका क्या हो गया, WH हैज़ या हैव, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हमने WH का यूज़ तो किया नहीं, हैज़ का यूज़ किया। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा द सन हो गया, उसके बाद हमारा नॉट का यूज़ हुआ, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म राइज, रोज, राइजन होता है तो हमने राइजन हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट है नहीं तो इन द ईस्ट, यहाँ पे क्या हो गया, अदर्स हो गया और क्वेश्चन मार्क। और इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो गया फ्रेंड्स, हैज़ द सन नॉट राइजन इन द ईस्ट। ठीक है, अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ। तो इसका हमने क्या पहचान बताया था फ्रेंड्स कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि समय के साथ आए। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं वो आएगा तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन इसमें क्या है कि समय के साथ आएगा, यानी कि अनिश्चित समय होगा या फिर निश्चित समय होगा। तो अब तो एग्जाम्पल देखने पर समझ में आएगा। तो देखते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल है वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है। तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज़ किया सबसे पहले ही, उसके बाद हैज़ हैव का यूज़ करेंगे। तो हैज़ हैव में से चूँकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमने हैज़ का यूज़ किया, उसके बाद नॉट का यूज़ हमने किया, उसके बाद बीन का, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING ईटिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा द फूड हो गया, और अदर्स, तो अदर्स कुछ भी नहीं है तो अदर्स का यूज़ हमने नहीं किया। उसके बाद सिंस या फार आता है, तो सिंस या फार किसके अनुसार आता है, हमारा समय के। समय अगर हमारा निश्चित होगा तो सिंस का यूज़ करेंगे, और समय अनिश्चित है तो उसके लिए फॉर का यूज़ करेंगे। तो चूँकि यहाँ पे समय निश्चित था यानी कि सुबह से, तो इसलिए हमने मॉर्निंग
आपका क्या हो गया, निश्चित है, इसलिए हमने सिंस का यूज़ किया। तो इस तरह से इसका क्या हो गया, सिंस मॉर्निंग। और इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो गया फ्रेंड्स, ही हैज़ नॉट बीन ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। तो इसका ट्रांसलेशन का रूल क्या हो गया फ्रेंड्स कि सब्जेक्ट हैज़ या हैव, नॉट, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर्स, सिंस या फॉर, और उसके बाद टाइम। तो टाइम यहाँ पे मॉर्निंग था तो हमने मॉर्निंग कर दिया। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखते हैं, वह 2 दिन से खाना क्यों नहीं खा रही है। तो डब्ल्यू एच का यूज हमने किया सबसे पहले, तो वाई हो गया, उसके बाद हैज़ है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो चूँकि सी क्या है, सिंगुलर है, तो हमने हैज़ का यूज़ किया। उसके बाद नॉट का यूज़ हमने किया, उसके बाद बीन, उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो ईटिंग हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया आपका द फूड। उसके बाद सिंस या फार का यूज हम करेंगे, तो यहाँ पे हमने समय के अकॉर्डिंग आएगा सिंस या फार। तो यहाँ पे 2 दिन, तो 2 दिन है, तो 2 डेज़ यहाँ पे आपका क्या है, अनिश्चित है। कौन सा 2 दिन है ये तो हमें पता नहीं है। अगर डेट दिया रहता तब क्या होता, वो निश्चित होता। तो यहाँ पे डेट नहीं दी हुई है, तो यहाँ पे अनिश्चित मानेंगे। तो क्या हो जाएगा, फॉर 2 डेज़, फॉर का यूज हमने किया। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो गया, वाई हैज़ सी नॉट बीन ईटिंग द फूड फॉर 2 डेज, और क्वेश्चन मार्क। तो इसका रूल क्या हो गया फ्रेंड्स कि डब्ल्यू एच हैज़ या हैव, सब्जेक्ट नॉट, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर्स, तो अदर्स चूँकि नहीं था तो हमने नहीं यूज किया। उसके बाद सिंस या फार, उसके बाद टाइम। अब चलते हैं फ्रेंड्स पास्ट इंडेफिनिट की ओर, यानी कि पास्ट टेंस की ओर बढ़ते हैं। जैसे हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा, पूरा पढ़ लिया, अब पास्ट टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद फ्यूचर ऐसे ही पढ़ेंगे। तो पास्ट टेंस की ओर चलते हैं। पास्ट टेंस में हमने एग्जांपल लिया है, मैं इस तालाब में नहीं नहाता था। मैं आपको सबसे पहले इसकी पहचान बता दूं, जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि आए, या फिर आ, ई, ए, ये सब आते हैं, तो क्या कहे जाते हैं, वे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने आई सब्जेक्ट है, यहाँ पे चूँकि निगेटिव है तो हम यहाँ पे डू या डज, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी फ्रेंड, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे लाते थे डू या डज, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में हम डिड का यूज़ करेंगे। चाहे वो सिंगुलर हो सब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, सबके साथ डिड का यूज़ होगा। तो इसलिए हमने डिड का यूज़ किया। उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। उसके बाद यहाँ पे क्या है, वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हो ही गई। टेक अ बाथ, नहाना क्या होता है, टेक अ बाथ, तो टेक अ बाथ यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, तो अदर्स आता है, तो अदर्स इन दिस पॉन्ड हो गया, और स्टॉप। तो इसमें देखिए एक्चुअली रूल क्या होता है फ्रेंड्स कि सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर्स होता है। ठीक है, अफर्मेटिव का रूल। अगर निगेटिव वही हो जाता है तो हम सब्जेक्ट, डिड, नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डू का डिड यानी कि पास्ट टेंस पहले ही बन गया है, डिड हो गया है पास्ट टेंस, तो डिड आपका डिनोट कर देता है कि ये पास्ट टेंस में क्या है, ट्रांसलेशन है। तो इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं। अगर अफर्मेटिव रहेगा तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म में यहीं पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, आई डिड नॉट टेक अ बाथ इन दिस पॉन्ड। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं, क्या तुम नदी में स्नान करने नहीं जाते थे। तो चूंकि वाक्य क्या से स्टार्ट है तो डब्ल्यू एच का यूज नहीं होगा, तो हमने डिड का यूज़ किया। उसके बाद सब्जेक्ट है यू, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू टेक बाथ। ठीक है, स्नान करने नहीं जाते थे, तो गो टू टेक बाथ। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, तो ऑब्जेक्ट चूँकि नहीं है तो अदर्स हो गया इन द रिवर और क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा, इस तरह से इसका रूल देख क्या बन रहा है फ्रेंड्स कि डब्ल्यू एच, डिड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स और क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया, डिड यू नॉट गो टू टेक बाथ इन द रिवर। ठीक है, अब हम चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की ओर फ्रेंड्स। तो पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान देख लेते हैं क्या होती है। पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान हमने बताया था कि जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आए, वो क्या कहे जाते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया है, लड़कियां स्कूल नहीं जा रही थीं, तो द गर्ल्स यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हम वाज वर्ग का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ग का यूज़ करते हैं। तो वाज वर्ग किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वाज का यूज, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल तो वर्ग का यूज। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने वर्ग का यूज़ किया। उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, गोइंग हो गया। उसके बाद टू स्कूल, ऑब्जेक्ट और अदर्स लाते हैं। तो इस तरह से इसका रूल क्या होता है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट वाज या वर, नॉट,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर्स होता है। और इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो गया द गर्ल्स वर नॉट गोइंग टू स्कूल। उसके बाद हमने सेकंड एग्जांपल लिया फ्रेंड्स। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर यहीं पे अफर्मेटिव ये रहता एग्जांपल, तब हम इसका ट्रांसलेशन क्या करते, द गर्ल्स वर गोइंग टू स्कूल। नॉट का यूज़ नहीं करते क्योंकि अफर्मेटिव है, चूँकि निगेटिव है इसलिए हमने नॉट का यूज़ किया। तो इस तरह से सेकंड एग्जांपल देखते हैं। राहुल धीरे धीरे क्यों नहीं चल रहा था। तो सबसे पहले हम WH का यूज़ करेंगे, तो हमने वाई का यूज़ किया। उसके बाद वाज वर का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो सब्जेक्ट राहुल यहाँ पे सिंगुलर है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, वाज का यूज़ किया। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे राहुल का यूज़ किया। उसके बाद नॉट का यूज़ हमने किया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। उसके बाद वॉकिंग हो गया। ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं इस वाक्य में, तो अदर्स यहाँ पे स्लोली हो गया और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो गया फ्रेंड्स, वाई वाज राहुल नॉट वॉकिंग स्लोली। ठीक है, तो रूल इसका क्या बन रहा है फ्रेंड्स कि WH, उसके बाद वाज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट, अदर्स और क्वेश्चन मार्क। तो रूल भी इसीलिए मैं बताते चल रहा हूँ। और ये अगर ये केवल इंट्रोगेटिव रहता तो हम नॉट का यूज़ नहीं करते, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता। और यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो हम नॉट का यूज़ कर देंगे। तो इस तरह से ये हो गया ख़त्म हमारा। अब पास्ट परफेक्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो पास्ट परफेक्ट की पहचान हमने बताई थी, जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि आए, वो क्या कहे जाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस कहे जाते हैं। तो आपका फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया है, वह गाना नहीं गा चुकी थी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया सी। उसके बाद जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करते थे, हैज़ का यूज़ करते थे, तो यहाँ पर क्या हो गया है, हैड का यूज़ हमने किया। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो उसमें उसके अकॉर्डिंग आता था, बट यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो सबके साथ हैड का यूज़ करेंगे। तो हमने सी के साथ हैड का यूज़ किया। उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सिंग, सैंग, संग होता है तो संग हमने लाया। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है तो क्या गाया, तो गाना, तो सॉन्ग क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। अदर्स कुछ भी नहीं है तो स्टॉप कर देंगे। और इसका ट्रांसलेशन हो गया फ्रेंड्स, सी हैड नॉट संग अ सॉन्ग। ठीक है, तो इसका रूल क्या हो गया ट्रांसलेशन का, अगर अफर्मेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स। और अगर निगेटिव हो जाएगा तो सब्जेक्ट, हैड, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर्स। ठीक है, तो अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल। तुम उससे मेरे बारे में बात क्यों नहीं कर चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम WH का यूज़ किया हमने, तो वाई। उसके बाद हैड का यूज़ किया तो हैड। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा यू हो गया। उसके बाद हमने नॉट का यूज़ किया है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म टाक्ड हो गया है। उसके बाद हो गया फ्रेंड्स टू हिम, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हिम हो गया यहाँ पे, अदर्स। उसके बाद अबाउट मी, यानी कि ये क्या हो गया, पूरा अदर्स में ही आ जाएगा आपका, अबाउट टू हिम, अबाउट मी पूरा अदर्स में आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो गया, वाई हैड यू नॉट टॉक्ड टू हिम अबाउट मी। तो इस तरह से इसका रूल की बात कर लेते हैं। अगर इंट्रोगेटिव रहता तो हो जाता WH, हैड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर्स। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव यानी कि जिसका ट्रांसलेशन हमने किया है, तो इसका क्या हो जाता है, WH, हैड, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होता, सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट का यूज़ करेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, तो नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर्स। ठीक है, अब देखते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्रेंड। तो इसमें इसका पहचान हम देख लेते हैं, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि समय के साथ आएगा वो क्या हो जाएंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया है, वह स्कूल में सन 2012 से नहीं पढ़ रहा था। तो यहाँ पे क्या हो गया, वह स्कूल, उस स्कूल में सन 2012 से नहीं पढ़ रहा था, तो हमने सब्जेक्ट का यूज़ किया ही। उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, स्टडिंग हो गया। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो अदर्स हो गया, इन दैट स्कूल। उसके बाद सिंस या फार लाएंगे समय के अकॉर्डिंग, तो 2012 क्या है, निश्चित है ना, तो इसलिए यहाँ पे समय निश्चित कर दिया गया, तो हमने यहाँ पे सिंस का यूज़ किया। तो सिंस टू, यहाँ पे क्या हो गया, सिंस यहाँ पे 2012। ठीक है, तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो गया फ्रेंड्स, ही हैड नॉट बीन स्टडिंग इन दैट स्कूल सिंस 2012। तो इसका रूल क्या हो गया, सब्जेक्ट, हैड, अगर अफर्मेटिव रहेगा तो नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, अगर निगेटिव रहेगा तो नॉट का यूज़ कर देंगे। तो सब्जेक्ट, हैड, नॉट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देंगे, ऑब्जेक्ट, अदर्स, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल, तुम 1 घंटे से कौन सी फिल्म नहीं देख रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने
यहाँ पे WH क्या हो गया, विच फिल्म, उसके बाद हमने हैड का यूज़ किया है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, बीन, उसके बाद नॉट है, उसके बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, सिंस या फॉर, और क्या होता है टाइम, तो 1 आवर यहाँ पे टाइम है। तो ये क्या हो गया ट्रांसलेशन, विच फिल्म हैड यू नॉट बीन वाचिंग फॉर 1 आवर। इसका रूल क्या हो गया फ्रेंड्स, WH हैड सब्जेक्ट, अगर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव रहेगा तो नॉट लाएंगे, अगर केवल इंट्रोगेटिव रहेगा तो नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। तो हो जाएगा सब्जेक्ट नॉट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, सिंस या फॉर, सॉरी फ्रेंड्स, वाचिंग यहाँ पे आपका क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING हो गया। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट और अदर्स का यूज़ करेंगे, बट यहाँ पे चूंकि ऑब्जेक्ट और अदर्स कुछ भी नहीं था तो इसलिए हमने यहाँ पे सिंस या फॉर ला दिया, और वहाँ पे क्या हो जाएगा टाइम। तो इसका रूल क्या हो जाएगा, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, WH हैड सब्जेक्ट नॉट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट, अदर्स, और क्या हो जाएगा सिंस या फॉर और टाइम। ठीक है, तो इस तरह से आपका पास्ट टेंस भी ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ। तो फ्यूचर टेंस में सबसे पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट देखते हैं। हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है, वह स्कूल नहीं जाएगी। तो इसकी पहचान क्या होती है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी पहचान की बात कर लेते हैं। तो जिस वाक्य के अंत में गा, गी, गे आता है वो क्या कहे जाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो हमने यहाँ पे सी सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद विल या शैल का यूज़ करते हैं। तो हमने कहा था कि सब्जेक्ट जब आई और वी होगा तो उसके साथ ही शैल का यूज़ करते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सी या सब्जेक्ट तो हमने विल का यूज़ किया, और उसके बाद नॉट का यूज़ किया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो गो, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर्स आता है, तो टू स्कूल अदर्स हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन, सी विल नॉट गो टू स्कूल। तो इसका रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट विल या शैल, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर्स। अगर अफर्मेटिव होगा तो नॉट का यूज़ नहीं करेंगे बस। उसके बाद सेकंड एग्जांपल हमने लिया है, तुम्हें इंग्लिश कौन नहीं पढ़ाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हु, उसके बाद विल नॉट टीच यू इंग्लिश। तो यहाँ पे WH या हो गया हु, उसके बाद हमने विल का यूज़ किया, उसके बाद फ्रेंड्स नॉट का यूज़ किया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच, उसके बाद ऑब्जेक्ट है यू यहाँ पे, और इंग्लिश भी यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट ही है। हमने जब बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि ऑब्जेक्ट 2-3 तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट हमने बताया था कैसे पता करते हैं, तो वो सब आप जाके वीडियो चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो इसीलिए हम कह रहे हैं बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर से जो पढ़ रहा होगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट हैं, यू और इंग्लिश, और क्वेश्चन मार्क हो गया है। तो एक चीज़ और इसमें हमने बता दिया था आपको, टेंस के मतलब कि टेंस की वीडियो जो देखा है वो बच्चा जान रहा होगा कि क्या इसमें कि हु जो है यहाँ पे एज सब्जेक्ट कार्य कर रहा है। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, इसका रूल एक्चुअली होता क्या है कि WH विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद नॉट का यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर्स होता है। तो आप कहोगे ना कि सर विल के बाद आपने सब्जेक्ट तो लाया ही नहीं, नॉट ला दिया। तो हम आपसे फिर कह रहे हैं कि ये हु जो है एज सब्जेक्ट हो चुका है, तो सब्जेक्ट का यूज़ हम नहीं करेंगे इसीलिए। तो हो गया हु विल नॉट टीच यू इंग्लिश। तो रूल भी हमने बता दिया और इसका ट्रांसलेशन भी समझा दिया। ठीक है, अब चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की ओर। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की सबसे पहले पहचान देख लेते हैं। जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ये सब आता है तो क्या होते हैं, वे फ्यूचर कंटिन्यूअस होते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया है, वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। तो सब्जेक्ट हो गया दे, उसके बाद विल नॉट, उसके बाद बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लेइंग हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट और इन द ग्राउंड अदर्स हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसका क्या हो गया, दे विल नॉट बी प्लेइंग द क्रिकेट इन द ग्राउंड। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस के रूल की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, नॉट, उसके बाद बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट और अदर्स। तो यहाँ पे विल या शैल का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हमने बता दिया। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई फ्रेंड्स आपको। अगर अफर्मेटिव रहेगा तो नॉट का यूज़ केवल नहीं करेंगे, और जब निगेटिव है चूँकि ये, तो इसलिए हमने यहाँ पे नॉट का यूज़ किया है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, क्या वह उससे बात नहीं कर रहा होगा। तो हमने कहा कि फ्रेंड्स जब वाक्य क्या से स्टार्ट होता है तो WH का यूज हम नहीं करते हैं, यानी वाट से ट्रांसलेशन इसका स्टार्ट नहीं होगा। तो चूँकि वाट के WH के बाद क्या आता है यहाँ पे, विल या शैल। तो विल या शैल में से हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल लाए हैं क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे ही है। तो हो गया विल ही नॉट बी टॉकिंग टू हर। तो यहाँ पे विल हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नॉट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING टॉकिंग हो गया, और
ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर्स हो गया टू हर, ठीक है। तो इसका रूल क्या हो गया ट्रांसलेशन का, मतलब कि जो इंट्रोगेटिव है WH विल या शैल, सब्जेक्ट नॉट, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट और अदर्स। अगर यहीं पे वो रहता, अब केवल इंट्रोगेटिव रहता तो नॉट का यूज़ हम नहीं करते, केवल क्या कर देते सब WH विल या शैल, सब्जेक्ट, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट और अदर्स, ठीक है। तो इस तरह से आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस भी हो गया। अब देख चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट की तरफ। तो फ्यूचर परफेक्ट की पहचान की बात करते हैं। जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि आता है वो क्या होते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होते हैं। तो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है, वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद विल, उसके बाद नॉट, हैव रिटेन द लेटर। तो इसकी रूल की बात कर लेते हैं। सी यहाँ पे सब्जेक्ट है और विल या शैल आप जानते ही हैं, नॉट है, फिर हैव है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे चूंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म ने हमने यूज़ किया है तो राइट, रोट, रिटेन होता है, तो यहाँ पे रिटेन, उसके बाद क्या लिख चुकी होगी तो लेटर, तो लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया और अदर्स इस वाक्य में नहीं है तो हमने स्टॉप कर दिया। इसके रूल की बात करते हैं तो अफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट विल या शैल, नॉट, हैव, सॉरी फ्रेंड्स, अगर निगेटिव रहेगा तब वहाँ पे नॉट लाएंगे, अगर नहीं रहेगा तो नॉट का यूज़ तो करेंगे नहीं। तो हम निगेटिव का ही आपको ट्रांसलेशन बता देते हैं। अगर अफर्मेटिव रहेगा तो अब नॉट को हटा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट विल या शैल, नॉट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर्स, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं इसका, क्या लड़के मैच खेल चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चूँकि वाक्य क्या से स्टार्ट है तो हमने इसलिए वर्ड का यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं किया है क्या का, ठीक है। तो हमने लिखा है विल द बॉयज़ हैव प्लेड द मैच, ठीक है। तो विल द बॉयज़ हैव प्लेड द मैच है, तो यहाँ पे इसका ट्रांसलेट, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, बॉयज़ हैव है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले का प्लेड हो गया है और मैच क्या हो गया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और अदर्स यहाँ पे नहीं है। तो इसका रूल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कि WH विल या शैल, सब्जेक्ट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वही इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव रहता तो सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पे नॉट का भी यूज़ कर देते हैं, क्या कर देते हैं, विल द बॉयज़ नॉट हैव, ठीक है, नहीं सॉरी फ्रेंड्स, हैव नॉट हो जाता ना आपका, जैसे क्या हो जाता है, विल द बॉयज़ हैव नॉट प्लेड द मैच, ठीक है। तो हैव के बाद यानी कि आपका नॉट का यूज़ हम कर देते हैं, तो ये हो जाता है आपका। और एक चीज़ इसमें ये ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि हम यहाँ पे सी के साथ भी हैव का यूज कर रहे हैं, मतलब कि सी यहाँ पे सिंगुलर है उसके साथ भी, और बॉयज़ यहाँ पे प्लूरल है फिर भी हमने हैव का यूज़ किया। तो ये कंफर्म होता है फ्रेंड्स कि फ्यूचर परफेक्ट में हम क्या करते हैं, हैव का ही यूज करते हैं, ठीक है, न कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, ये फिक्स होता है हमारा। लेकिन जब प्रेजेंट परफेक्ट हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ हैव का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, फ्यूचर परफेक्ट में एक चीज़ क्या है कि हैव होता है वो फिक्स होता है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा आपका फ्यूचर परफेक्ट भी ख़त्म। अब चलते हैं लास्ट, यानी कि जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो बच्चे सुबह से शोर नहीं मचा रहे होंगे, तो द चिल्ड्रन यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद विल, विज नॉट, हैव बीन, मेकिंग अ नॉइज आपका हो गया वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर्स इसमें नहीं है तो यहाँ पे सिंस या फार का यूज़ करेंगे और वो समय के अकॉर्डिंग आएगा। तो चूँकि मॉर्निंग है तो मॉर्निंग फिक्स है, निश्चित समय है, तो यहाँ पे इसलिए हमने सिंस का यूज़ किया तो सिंस मॉर्निंग हो गया। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो गया, द चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे फ्रेंड्स द चिल्ड्रन सब्जेक्ट है आपका, विल नॉट हैव बीन, मेकिंग अ नॉइज आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING है और ऑब्जेक्ट अदर्स है नहीं तो सिंस या फार आया है, उसके बाद आपका टाइम आया है। तो इसका ट्रांसलेशन का रूल क्या हो गया कि सब्जेक्ट विल या शैल, नॉट, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट अदर्स, सिंस या फार और टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर भी हैव फिक्स है, हैव ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब सेकंड एग्जांपल हमने लिया है, राधा 10 बजे से अपना गृह कार्य क्यों नहीं कर रही होगी। तो यहाँ पे क्यों का पहले ट्रांसलेशन हम करेंगे WH का, तो इसका ट्रांसलेशन वाई हो गया, उसके बाद वाई विल राधा नॉट हैव बीन डूइंग हर होमवर्क सिंस 10 o'clock, ठीक है। तो यहाँ पे WH हो गया, उसके बाद विल या शैल के अकॉर्डिंग हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लाया है तो राधा है तो विल हो गया, उसके बाद नॉट, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING डूइंग हो गया, उसके बाद क्या कर रही होगी तो हर होमवर्क, यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट है, अदर्स नहीं है यहाँ पे तो सिंस या फॉर के बाद
हम टाइम लाएंगे तो सिंस आया है, क्यों? क्योंकि 10 o'clock यहाँ पे टाइम फिक्स कर दिया है, तो सिंस का यूज़ हमने किया और 10 o'clock टाइम हो गया और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया, वाई विल राधा नॉट हैव बीन डूइंग हर होमवर्क सिंस 10 o'clock। तो इसका रूल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, WH विल या शैल सब्जेक्ट नॉट हैव बीन डूइंग हर होमवर्क। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING हो जाएगा ना, क्योंकि डूइंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर्स सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। तो इसका ट्रांसलेशन का क्या रूल हो गया, इसका रूल हो जाएगा WH विल या शैल सब्जेक्ट नॉट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट अदर सिंस या फॉर और टाइम। अगर इंट्रोगेटिव रहता तो नॉट का यूज़ नहीं करते, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो हमने नॉट का यूज़ कर दिया। तो इसकी पहचान आप देख ही रहे होंगे कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, समय के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, वही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से हमने पहचान भी बताया, रूल भी बता दिया इसी में, और आपको एग्जाम्पल भी करा दिया। तो इस तरह से आपका रिवाइज भी हो गया होगा फ्रेंड्स। तो ये हमारा इस तरह से टेंस का, ये अब लास्ट वीडियो तो वैसे ख़त्म ही हो चुकी थी टेंस, लेकिन हमने एक मतलब कि 1 शॉट में कर दिया। जो भी है आपका 40 मिनट के अंदर ही सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया, यानी कि 26 वीडियो को हमने केवल 40 मिनट के अंदर डिस्कस कर लिया। तो ये तो हो गया आपका टेंस। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है। तो जो कि यूपी बोर्ड के क्लास 10th में आता है इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश में आपका बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आता है, और भी बच्चे जो किसी कंपटीशन वगैरह या फिर किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो जिसमें एक्टिव पैसिव आता है वो पढ़ सकते हैं। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में अपने एक्टिव पैसिव के फर्स्ट वीडियो के साथ फ्रेंड्स। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।